हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जुबिन। सो गाइज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के साथ जो बिजनेस डील था वो क्रैक कर लिया है। 24,713 करोड़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप का पूरा बिजनेस जो है एक्वायर कर लिया है। सारे जो फ्यूचर ग्रुप्स के एंटिटीज थे सारे के सारे रिलायंस ने अपने बकेट में डाल दिए हैं। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी और बहुत ही एक्साइटिंग शॉकिंग न्यूज़ थी, बिकॉज काफ़ी टाइम से 3-4 महीनों से ये न्यूज़ आ रही है कि होगा, बट ये डील कब हुआ किसी को पता नहीं था। इस स्टॉक को, फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक को बहुत बार ऊपर नीचे लेके गया ये डील का न्यूज़, बट कभी ये डील जो है एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। 29 अगस्त सैटरडे को ये बोला गया था कि ये डील का फाइनल डेट है, उस दिन डील जो है क्रैक होने वाली है, उस दिन डील जो है फाइनल होने वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली बाद में ये न्यूज़ आई थी कि जो मीटिंग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। शायद अगले हफ्ते या सितंबर के मिड में ये मीटिंग हो और तब ये डील के बारे में डिटेल्स बाहर आएंगे। बट आई डोंट नो हाउ कम, बट ईओडी में अराउंड 7-8 के बाद जो ये न्यूज़ बाहर आई है कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया है अराउंड 25,000 करोड़ में। सो ये बहुत बड़े राहत की बात है पूरे फ्यूचर ग्रुप के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज बहुत से लोगों ने फ्राइडे को ये शेयर्स खरीदे थे ये सोच के कि सैटरडे को डील होगी। बट जब ये न्यूज़ आई कि मीटिंग में ये जो डिस्कशन है वो पोस्टपोन किया गया है, बहुत लोग जो है परेशान हो गए थे। मंडे को ये पक्का लोअर सर्किट मारता अगर ये आज डील होती नहीं तो, बट अब केस कुछ उल्टा है, अभी अपर सर्किट में जाने वाला है। इस डील के बाद फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर क्या होगा वो हम बात करेंगे। इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे। ऑब्वियसली पूरा का पूरा रिटेल बाजार इसके पीछे पड़ा होने वाला है मंडे को। ये अपर सर्किट पे डेफिनेटली जो है लगना चाहिए। बट इसके साथ साथ हमें क्या चीज़ें और कंसीडर करने चाहिए, इस मर्जर के एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, मर्जर के बाद कितने शेयर्स हमारे बकेट में आने वाले हैं, कौन से एंटिटी के साथ मर्जर होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, बेसिकली फ्यूचर ग्रुप के अंडर जो 6 एंटिटीज है यहाँ पे रिलायंस ने जो खरीदे वो है फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन। इन सब के अभी करंट एनएससी पे वैल्यू क्या है मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि आप देख सकते हो, फ्यूचर रिटेल का 135, फ्यूचर एंटरप्राइजेस 11.45 पे ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क एनएससी पे 26 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर सप्लाई चेन 154 पे, फ्यूचर कंज्यूमर 10, फ्यूचर लाइफस्टाइल यहाँ पे 139 पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे रिलायंस का प्लान ये है कि इन 6 एंटिटीज को ये एक एंटिटी में लाने वाला है, जो कि ये फ्यूचर एंटरप्राइज एक सिंगल एंटिटी में लाने वाला है, मर्ज करने वाला है। आई वुड से इन 5 कंपनीज को एक फ्यूचर एंटरप्राइजेस में जो है मर्ज करने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स जो है बीएससी के साइट में दी है, मैंने वो साइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बट मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये मर्जर होने कैसे वाला है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंटिटीज लिस्ट की है, फ्यूचर ग्रुप के 6 एंटिटीज, और उसका अभी शेयर मर्ज कैसे होगा वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे सारे शेयर जो नए शेयर है उनका फेस वैल्यू होगा 2, भले वो किसी भी एंटिटी से हो, बट उसका जो वैल्यू होने वाला है फेस वैल्यू वो होने वाला है 2 रुपए। वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज होगा तो नंबर ऑफ शेयर में। तो यहाँ पे शेयर वैल्यू कैसे दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर रिटेल जो एनएससी पे 135 पे ट्रेड हो रहा है उसके कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 101 न्यू शेयर ऑफ फ्यूचर एंटरप्राइजेस मिलेंगे, जिनके पास करंटली 10 शेयर है फ्यूचर रिटेल के। और एक बात गाइस, इसका रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, रिकॉर्ड डेट अननोन है, रिकॉर्ड डेट जल्दी अनाउंस करेंगे। मर्जर में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, और यहाँ पे एक नहीं, ये लोग 6 एंटिटीज मर्ज कर रहे हैं, तो 6 आइजिन को मर्ज करना भी थोड़ा टेक्निकली चैलेंजिंग होगा। सो ये सारी चीज़ों को स्मूथ करने के बाद ही आई बिलीव ये लोग मर्जर का डेट जो है वो अनाउंस करेंगे। बट जब भी अनाउंस करेंगे उसका रेशियो उन्होंने पहले ही दे दिया हुआ है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 101 नए शेयर मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस का, जिसका अभी करंट वैल्यू है 11.45, उन लोगों को जिनके पास 10 शेयर है फ्यूचर रिटेल के। ये हो गया फ्यूचर एंटरप्राइजेस, तो ओवरऑल एक एंटिटी रहने वाला है इन सबको मर्ज करके, तो यहाँ पे तो कुछ बांटा नहीं जाएगा। सो अगला है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, जिसका एनएससी पे वैल्यू है 26 रुपीज़। सो 18 न्यू शेयर दिए जाएंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस के, जिनके पास 10 शेयर होंगे फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के। अगला है फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड एनएससी पे, जिसका प्राइस है 154। सो 131 न्यू शेयर्स दिए जाएंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस के, जिनके पास 10 शेयर होंगे फ्यूचर सप्लाई चेन के। अगला है फ्यूचर कंज्यूमर, जिसका एनएससी पे वैल्यू है अभी 10 रुपीज़। सो 9 न्यू शेयर दिए जाएंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस के, जिनके पास 10 शेयर होंगे फ्यूचर कंज्यूमर के। अगला है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड एनएससी पे, जिसका वैल्यू है 139 रुपीज़। सो 116 न्यू शेयर दिए जाएंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस के,
जिनके पास 10 शेयर होंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के। सो यहाँ पे जितना इजी हो सकता था मैं उतना इजी यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। और इसके अलावा और क्या डिटेल्स मीटिंग में डिस्कस हुए थे एग्जैक्टली यहाँ पे रेशो के साथ और कुछ डिटेल्स है क्या नहीं, वो सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे जैसे कि कहाँ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है BSE का लिंक, वो आप अगर क्लिक करते हो तो आपको पूरा का पूरा जो है उनका PDF मिल जाएगा। वहाँ पे आपको यही सारी डिटेल्स, इसके अलावा और भी मल्टीपल डिटेल्स दिए होंगे, आप वो भी एक बार रेफर कर सकते हो। मैं फिर से कहूँगा यहाँ पे फेस वैल्यू है 2, फेस वैल्यू में कोई चेंजेस किया नहीं गया है। और अगर आप देखोगे शेयर क्वांटिटी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है शेयर के करंट मार्केट प्राइस पे। सो जिनका भी करंट मार्केट में शेयर प्राइस ज़्यादा है, आप देख सकते हो उनको ज़्यादा क्वांटिटी अलॉट की गई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलॉट किया गया है फ्यूचर सप्लाई चेन को, जिनकी मार्केट प्राइस है अभी 154 रुपीज़, उनको 131 न्यू शेयर्स दिए जा रहे हैं फ्यूचर एंटरप्राइजेस के, जिनकी वैल्यू होगी 11.45। सो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो चेंज होगी मार्केट खुलने के बाद। सो आई होप मर्जर की डिटेल्स आप समझ गए होंगे। जो अगला इशू था फ्यूचर ग्रुप के साथ वो था प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। यहाँ पे प्रमोटर्स के 70% से ज़्यादा शेयर जो थे प्लेज थे, गिरवी रखे हुए थे, बिकॉज कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। लेंडर से पैसे उठाने के लिए प्रमोटर्स को मजबूरन उनके शेयर्स जो है प्लेज करने पड़े, गिरवी रखने पड़े। और इसके साथ साथ जो लेंडर थे जिन्होंने पैसे दिए थे वो प्रेशराइज कर रहे थे पे बैक ऑफ द पेमेंट, बिकॉज कंपनी का नाम काफ़ी खराब हो चुका था, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे। जो लेंडर्स को पता था तो सब जो है प्रेशराइज कर रहे थे उनका पेमेंट जल्द से जल्द पे बैक करने के लिए। और इसके साथ साथ मार्च में ऐसा हुआ कि कुछ लेंडर्स ने जो शेयर्स प्लेज रखे थे, जिनका मार्क टू मार्केट रेशो जो है कम पड़ा था, उन्होंने मार्केट में आके शेयर्स बेच दिए। जिनको M2M नहीं पता मार्क टू मार्केट, तो मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। जब कोई शेयर प्लेज करता है तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू होती है, समझिएगा 10 रुपए के शेयर किसी ने प्लेज किए, तो ओवरऑल अगर समझिए मार्केट में उस शेयर की कीमत गिरती है, तो ये जो शेयर गिरवी ले रहा है उसके पास ये हक बनता है कि अगर उसको दिख रहा है कि उसकी जो शेयर की वैल्यू है जो उसके पास गिरवी है वो कम हो रही है दिन ब दिन, तो वो मार्केट में आके वो बेच सकता है ताकि उसको पर्सनली लॉस ना हो। और अगर प्रमोटर नहीं चाहता ऐसा हो कि लेंडर मार्केट में आके उसके प्लेज शेयर बेच दे, और एक काम कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा मार्जिन मनी दे सकता है, या फिर उसका जो लोन था वो रीपे कर सकता है ताकि वो शेयर वो वापस ले सके या फिर वो मार्केट में लाने से रोक सके। बट इस केस में इनके पास लिक्विडिटी थी नहीं, पैसे थे नहीं, तो ऑब्वियसली लेंडर जब मार्केट में आके प्लेज शेयर बेच रहे थे ये रोक नहीं पाए। तो ये हुआ मार्च में, जब बहुत ज़्यादा ये शेयर की वैल्यू गिर गई प्लेज शेयर बिकने की वजह से। सो जो अगला प्रॉब्लम है फ्यूचर ग्रुप के साथ वो ये है कि फ्यूचर ग्रुप पे 12,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा है एज ऑफ डेट अगस्त 2020। ये बहुत बड़ा कर्जा है, ओवर टाइम जो इस पे इंटरेस्ट चढ़ चढ़ के बढ़ते जा रहा है। ये अराउंड आई बिलीव 6 महीने पहले 10,000 करोड़ के आसपास था, बट इंटरेस्ट और बहुत सारे डिफॉल्ट्स को मिला के ये आज के डेट में 12,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही डेडली है इस बिजनेस के लिए, बिकॉज बिजनेस डेप्थ पे चल रहा है और बिजनेस भी बहुत वीक है, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारे रिटेल स्टोर्स बंद है, इनका बिजनेस जो है ना के बराबर है। स्टिल ये लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो डेप्थ मनी पे कर रहे हैं, जिन पे इनको इनकम नहीं मिल रहा, बट इंटरेस्ट इन्हें जो पे करना पड़ रहा है। इनके लिए एक अच्छी बात ये थी कि कोविड-19 की वजह से जो मोरेटोरियम लगा था उसमें इन्होंने बहुत सारे डिफॉल्ट अवॉइड कर दिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने इनको छूट दी थी कि एक्सटेंड कर सकते हैं जो लोन रिपेमेंट है उसकी डेट, तो उस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है डेडलाइन एक्सटेंडेड मिल गया था और काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट्स उन्होंने जो है स्किप कर दिए थे। और अगर मोरेटोरियम नहीं होता तो ये कंपनी शायद लिक्विडेशन के कगार पे आ जाती है, बिकॉज कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, ऑपरेशंस नहीं के बराबर है, डेप्थ काफ़ी आया है, इंटरेस्ट ये लोग पे करते जा रहे हैं, बट इनके पास जो इनकम है, जो सर्वाइविंग ऑपरेटिंग इनकम है, वो काफ़ी नील के बराबर है। इनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो गए हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस था रिटेल बिजनेस बिग बाजार का, वो भी जो है ठप हो गया था। सो रिसेंटली इन्होंने एक लेंडर को पेमेंट रीपे किया था, ये काफी एक बड़ी न्यूज थी, हेडलाइन थी एक्चुअली, बिकॉज सबको लगा था ये डिफॉल्ट होगा, बट एंड डेट पे आके इन्होंने रीपे कर दिया। एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पे देख सकते हैं, आउट ऑफ 12,000 करोड़ लोन, जो 12,000 का इन पे कर्जा है, उनमें से कंपनी को अराउंड 100 करोड़ 100 करोड़ के आसपास जो है 21 अगस्त को पे करना था। सिंगापुर की एक लेंडर थी, इंटरनेशनल लेंडर्स थे, तो उन्हें पे करना ही था। अगर वो पे नहीं करते तो उन पे जो है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। ये रिलायंस की जो डील है वो भी जो है डिफॉल्ट पे चली जाती। सो सबको यही लगा था शायद ये डिफॉल्ट करेंगे, बिकॉज 21 अगस्त जब तक इनका डेडलाइन था तब तक इन्होंने जो है एक पैसा भी पे नहीं किया था। और फॉर्चुनेटली इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो फ्राइडे था 21 अगस्त, सो क्लोज ऑफ बिजनेस डे था, तो ऑटोमेटिकली इनकी डेडलाइन जो थी मंडे के लिए टल गई थी 24 अगस्त। सो 24 अगस्त को जैसे तैसे इन्होंने 100 करोड़ का जो इंतजाम कर दिया और वो जो बॉन्ड था इन्होंने रीपे कर दिया, जो लेंडर थे इनके पैसे थे उन्होंने रीपे कर दिए।
अगर ये वो लोन डिफ़ॉल्ट करते, अगर ये वो बॉन्ड को जो ऑनर नहीं कर पाते, तो इंटरनेशनल मार्केट में इनको बहुत बड़ा झटका मिलता। साथ ही साथ कंपनी की वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो जाती। सारे जो फर्म्स है इनके बॉन्ड्स को डाउनग्रेड करते, ये लोग वापस कहीं से भी जो है पैसे वापस इकट्ठा नहीं कर पाते मार्केट में इन फ्यूचर। साथ ही साथ रिलायंस के साथ जो डील है वो भी काफ़ी हद तक हैम्पर हो जाती। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत छोटा अमाउंट था, अगर वो ये रीपे नहीं कर पाते तो जो इनके मेन लेंडर्स है जिन्होंने इतना बड़ा लोन इन्हें दिया है, ऑब्वियसली एक इंसान नहीं आया, एक एंटिटी ने नहीं दिया, काफ़ी सारे एंटिटीज़ ने दिए, सारे के सारे एंटिटीज़ इन पे टूट पड़ते, इन पे बहुत सारे लीगल नोटिसेस, बहुत सारे चक्रों में इनको पढ़ना पड़ता, बिकॉज उनको एक मौका मिल गया था ये दिखाते हुए कंपनी डिफॉल्ट में, कंपनी ऑलरेडी एक डिफॉल्ट कर चुकी है, तो हमें प्री पेमेंट चाहिए, टाइम से पहले ही हमारा पेमेंट दे सकते हैं, विदाउट इंटरेस्ट भी लेने के लिए लोग रेडी होते हैं, और इनको बहुत कुछ सहना पड़ता। बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने एकदम एंड मोमेंट पे, एंड टाइम पे जो है इनका जो पहला ड्यू था वो क्लियर कर दिया। और अगर हम रिलायंस के एक्विजिशन की बात करें तो जून से ही जो है रिलायंस एक्वायर कर रहा है, ये न्यूज़ चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग न्यूज़ थी बिकॉज प्रॉपर सोर्सेज नहीं थे, और न्यूज़ ऐसी ही आई थी कि रिलायंस जो है पूरे के पूरे फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर रहा है। इनके सारे 1700 जो रिटेल आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया, बिग बाजार कहिए, फैशन आउटलेट कहिए, छोटे मोटे जो भी इनके आउटलेट है फ्यूचर ग्रुप के सारे आउटलेट्स रिलायंस एक्वायर करने वाला है, ये न्यूज़ आई थी। और वो न्यूज़ आते ही स्टॉक ने जो है 40% की रैली दी है। पिछले 3-4 महीने में स्टॉक जो है काफ़ी बॉटम गया था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है, 40-45% की रैली दे चुका है। बट जब इन 3-4 महीनों में रिलायंस से कोई अपडेट आया नहीं, रोज़ कोई ना कोई पेपर में कोई ना कोई एक न्यूज़ आता था कि अगले हफ्ते होगा, अगले महीने होगा, एक डेट दी जाती थी, बट वो पोस्टपोन हो जाता था। उस वजह से जब ये प्रोग्रेस कोई देखा नहीं गया कि यहाँ पे कोई डील में प्रोग्रेस है, और उस वजह से स्टॉक के प्राइसेस जो है वापस नीचे गिरना चालू हो गए। और आज 3 से 4 महीने के बाद सारे इन्वेस्टर्स को, सारे लेंडर्स को, शेयर होल्डर्स को एक चैन की नींद आएगी, या फिर एक चैन की सांस आएगी, बिकॉज एट लास्ट ये डील क्रैक हो गई है। और ये फ्यूचर ग्रुप के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही पॉजिटिव सिग्नेचर है, बिकॉज अभी से ये स्टॉक का जो है अप टाइम शुरू हो सकता है। सो अब तक हमने देखा कि ये स्टॉक में अब तक एक्शन क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई है जिससे कि स्टॉक प्राइस हैम्पर हुए, जिससे कि स्पाइक मिले। आप देख सकते हैं फरवरी का टाइम था जब ये स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से गिरा था। आई बिलीव 13 फरवरी था जब ये 372 पे ट्रेड कर रहा था, और 31 मार्च आते आते ये अराउंड 67 तक पहुंच गया। आई बिलीव उससे भी कम पहुंच गया है, 63 तक पहुंच गया था। फिर वहां से जब ये न्यूज़ आई कि रिलायंस एक्वायर करने वाला है, ये बढ़ते बढ़ते अराउंड 100 क्रॉस कर गया था। और जब ये न्यूज़ ठंडी हो गई और जब इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिला तो ये वापस जो है डाउनफॉल में शुरू हो गया था। यहाँ पे अपर सर्किट, लोअर सर्किट के काफ़ी ज़्यादा जो है सिलसिले चल रहे थे। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे। सो हम देखते हैं कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला टारगेट जो इसका है अराउंड 148 के आसपास है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कैंडल्स इसने पहले ही बनाई थी, यहाँ से इसने डाउनफॉल लिया था, ये अराउंड 149 है, नॉट 148। सो यहाँ पे इसका पहला टारगेट समझ सकते हैं कि 149 का पहला टारगेट होगा। सो ऑब्वियसली बात है कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को ये अपर सर्किट में लगने वाला है। यही नहीं, फ्यूचर ग्रुप के दूसरे स्टॉक भी है। यहाँ पे मैं बस फ्यूचर रिटेल देख रहा हूँ क्योंकि सारे स्टॉक ट्रैक करना मुश्किल होगा, तो यहाँ पे फ्यूचर रिटेल जो है एक प्राइम स्टॉक है फ्यूचर ग्रुप का, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को ट्रैक कर रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटी है, मेजर पॉसिबिलिटी कि मंडे को ये सारे स्टॉक्स फ्यूचर ग्रुप के जो 6 एंटिटी मैंने बताया, 6 के 6 एंटिटी जो है अपर सर्किट को हिट करे। सो यहाँ पे साथ साथ प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि ऑपरेटर गेम काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा माल जो है करंट मार्केट में लोअर रेट में खरीदने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये स्टॉक जो है एक लेवल पहुंच जाता है वहां पे डंपिंग शुरू करेगा। सो यहाँ पे आप सिंपल स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि अर्ली बर्ड बनिएगा। अर्ली जैसे ही ये बाइंग शुरू होती है आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे ही ये स्टॉक एक रेंज के बाहर निकल जाता है, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा 149 का इसका एक फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये फर्स्ट इसका टारगेट होगा। अगर ये टारगेट ब्रेक करता है तो ये और ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे हम इसको फर्स्ट टारगेट पकड़ते हैं। आप एक बार देखिएगा, आप इसके अंदर जो है बाइंग की कोशिश कीजिएगा, अगर हो सके तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर से बाइंग कीजिएगा, क्योंकि मंडे को ये स्टॉक जो है पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। रिलायंस किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है इतने मेजर होल्डिंग के साथ, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, तो एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। बिकॉज आलोक वगैरह को जब इन्होंने एक्वायर किया था बहुत ही टुच्चे रेट पे एक्वायर किया था, बहुत ही इग्नोरेबल रेट था। बट फ्यूचर ग्रुप ऐसा बिजनेस नहीं था, फ्यूचर ग्रुप डिफॉल्टेड नहीं था, फ्यूचर ग्रुप डिफॉल्ट के कगार पे था, बट स्टिल चलते जा रहा था बिजनेस। सो ऑब्वियसली उनको वैल्यूएशन इतने चीप नहीं मिले, बट जो भी है ओवरऑल फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। सो जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं स्टॉक में, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप एंट्री जरूर लीजिएगा जैसे ही मौका मिलता है, बट एक ध्यान में रखिएगा वैल्यूएशंस।
अब बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन में जाके एंट्री मत लीजिए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने, आरती ड्रग्स, लॉरस लैब, आयुष्यर मोटर्स, जब कोई न्यूज आती है अच्छे से अच्छा स्टॉक जो है काफी ज्यादा भागता है, ओवर द अबव वैल्यूएशन भागता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पे जाके जब डंपिंग शुरू होती है वो स्टॉक उतने जल्दी नीचे भी आता है। तो हो सकता है इस शेयर में जो है आगे फ्यूचर हो अच्छा, बिकॉज रिलायंस ने लिया है तो काफी कुछ सोच के, काफी कुछ प्लान करके लिया होगा। टेलीकॉम बिजनेस को काफी ज्यादा आगे पहुंचा है उन्होंने। सो रिटेल बिजनेस पे भी उनका वही प्लान है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट को टक्कर दे। तो उनके पास ऑलरेडी काफी कुछ प्लान है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है, काफी टेक्नोलॉजी है जो इस बिजनेस को हेल्प करेगी। बिकॉज अमेजॉन फ्लिपकार्ट का जो एक ड्रॉबैक है, जो माइनस पॉइंट, वो ये है कि वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें प्रोडक्ट बस सेलिंग का अथॉरिटी है। जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा, वो जो खुद का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट नहीं कर सकते। बट अब क्योंकि रिलायंस के पास वो लिमिटेशन नहीं है, रिलायंस के पास एक प्रोडक्शन हब भी है, सप्लाई चेन भी है, उनके पास रिटेल स्टोर भी है। सो ऑब्वियसली उनको जो है रिटेल मार्केट में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर एक अपर हैंड होगा। डिस्काउंट के मामले में बात कीजिए या कॉम्पिटेटिवनेस की बात कीजिए, रिलायंस के पास एक अपर हैंड जरूर है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के कंपैरिजन में, तो वो ये स्टॉक को जरूर हेल्प करेगा। बट शॉर्ट टर्म में जो है एक बड़े रैली के बाद, जैसे कि 3-4 दिन की कंप्लीट रैली हुई, उसके बाद हो सकता है कि लोअर सर्किट में आ जाए। तो आप वो चीजें ध्यान करके रखिएगा, एंड डे तक इसके पीछे मत भागिएगा, स्टार्टिंग रैली में पार्टिसिपेट कीजिएगा। और जैसे ही डाउन ट्रेंड शुरू होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, आप ट्रेडिंग पर्पज से इसमें घुसे हो, तो आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये है कि रिलायंस एक बहुत बड़ा अमाउंट लेके है, अराउंड 25,000 करोड़। तो इनकी जो डेट्स है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ उनके पास 12-13 हज़ार करोड़ का जो है ऑपरेटिंग मनी भी होगा, ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा फंड्स भी होंगे। सो ये भी जो है कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा एक अलर्टिंग पॉइंट है, बिकॉज कंपनी ने 2 क्वार्टर्स रिजल्ट जो है अनाउंस नहीं किए, और 2 क्वार्टर्स से आपको पता है सेल्स जो है 0 के आसपास हुई होगी, बिकॉज कोविड सिचुएशन था, सारे मॉल, सारे रिटेल स्टोर्स बंद थे। सो उसका एक डीप इम्पैक्ट जो है इसके फाइनेंशियल्स में दिखने वाला है। मैं इस वीडियो में फाइनेंशियल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। हो सकता है मैं पार्ट 2 बनाऊँ इस वीडियो का, वहां पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल्स का भी। इनके पहले के फाइनेंशियल्स इतने साउंड नहीं थे, तो ऑब्वियसली ये वाले जो फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं वो भी काफी ज्यादा खराब होने वाले, बिकॉज यहाँ पे सेल्स नंबर 0 होंगे, बस एक्सपेंसेस ही यहाँ पे ऐड होते हुए दिखेंगे। आप एंटर करने से पहले ये सारे चीजें देखिएगा, बस एक व्यू नहीं कि रिलायंस ने बहुत सारा पैसा लगाया है, रिलायंस ने इसको एक्वायर किया है। शॉर्ट टर्म के लिए वो व्यू सही है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट बना के निकलना है। हाँ, आप न्यूज बेस्ड रैली में पार्ट ले सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि न्यूज बेस्ड रैली जो होती है वो काफी टाइम तक टिकती नहीं है। जो परफॉर्मेंस बेस्ड रैली होती है वो लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें घुस रहे हो तो आपको ये सारी चीजें भी सोचनी पड़ेंगे। सो ये मेरा व्यू था इस स्टॉक पे, इस ग्रुप पे, इस कंपनी पे। आप आपका रिसर्च कर सकते हैं, आप आपका होमवर्क कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप इसमें एक डिसीजन लीजिएगा। बस मेरे बोलने से जो है खरीदिएगा बेचिएगा मत, आपके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैंने बस आपके सामने कुछ पॉइंटर्स रखे, हाईलाइट रखे, जो आपको कंसिडर करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्प करेगा एक प्रॉपर डिसीजन लेने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।